गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 11वीं क्लास में का अपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था सेट, जिसके अंदर लास्ट टॉपिक यानी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और मैंने आपको दो टॉपिक करवाए थे। एक तो सेट करवाया था समुच्चय क्या होता है और एक समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो आज अपने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट करवाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 1.2 के अंदर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भी निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। नीचे आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो इनमें से आपको ये बताना है भी रिक्त समुच्चय कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलो चेक करते हैं रिक्त समुच्चय। तो पहले रिक्त समुच्चय क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। रिपीट कर देता हूं भी एक ऐसा सेट या एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, बिल्कुल क्या हो, खाली हो, वह सेट क्या कहलाता है, आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है, बिल्कुल एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, मैं आपको कह दूं 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, कोई सेट है जिसमें 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो देखो 2 से बड़ी सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती, तो वो एक एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, वैसे ही देखिए इसमें पहला दिया हुआ है भी 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो और साथ में वो विषम हो। तो जैसे विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब ऐसे ये विषम संख्या हैं। इनमें से कौन सी संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो आपको पता है भी 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं होती विषम संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो आपको इस क्वेश्चन में बताने थे रिक्त समुच्चय कौन सा है, तो नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है ना, तो रिक्त समुच्चय ये बताने हैं, तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नंबर 1 तो आ गया 1 नंबर। और रीजन आपको पता चल गया होगा, क्यों, कारण भी बता रहा हूं भी 2 का भाग जो है इनमें किसी भी संख्या के अंदर पूरा नहीं जा रहा है और साथ में ये प्राकृत संख्या है, इसलिए यह समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा देखिए एग्जांपल, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ये कह रहा है सम और अभाज्य संख्या, तो आपको पता है भी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है, 2 होती है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो देखिए इसके अंदर तो अवयव है, और रिक्त समुच्चय क्या कहता है भी जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो इसके अंदर अवयव है, इसलिए यह जो एग्जाम्पल है वो रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक अवयव है और एक अवयव जिस सेट में होता है उस सेट का नाम एकल समुच्चय होता है। क्लियर। तो ये उदाहरण रिक्त समुच्चय का नहीं है, ये उदाहरण एकल समुच्चय का। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर, इसको ध्यान से देखिए भी x है और x एक प्राकृत संख्या है और x का मान जो है वो 5 से तो छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इस लाइन के अंदर 3 कंडीशनें दी हुई है, कौन सी भी x का जो मान है नंबर 1 तो प्राकृत संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, नंबर 2 पर x का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अब देखो 5 से तो छोटी संख्या होनी चाहिए और 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और साथ में प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या होती है क्या जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ठीक है, भी 5 से छोटी, 7 से बड़ी और साथ में प्राकृत संख्या, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती, यानी इस सेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसलिए ये जो 3 नंबर उदाहरण दिया गया है वो आपको किसका उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का है, यानी इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा,
क्योंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। क्लियर। आगे देखिए इसका 4th नंबर एग्जांपल, y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब दो समांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए आपके पास ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये कहता है भी इन दोनों समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे मान लो एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब इस रेखा के अंदर भी है और इस रेखा के अंदर भी। तो इसमें क्या कह रहा है भी दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनका उभयनिष्ठ बिंदु। अब उभयनिष्ठ बिंदु यानी ऐसा कोई बिंदु है क्या जो इस रेखा में भी है और इस रेखा में। अब यहां कोई बिंदु लूंगा तो वो इसके अंदर है, इसमें नहीं है, और यहां कोई बिंदु लूंगा तो वो इसके अंदर है, इसमें नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का कॉमन होना चाहिए, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा अवयव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण भी जो है नंबर 4 है वो किसका उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का है, क्योंकि इस समुच्चय में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होता जो दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो। क्लियर। तो ये 4 एग्जाम्पल दिए थे, इनमें से आपको रिक्त समुच्चय बताने थे, तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। क्लियर, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपका जो पोर्शन है वो बेटा बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहा हूँ। इसमें पहला जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक सा है, 10th क्लास में आपने नहीं पढ़ रखा है, और जो बच्चे नए मतलब पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल धीरे से आराम से मतलब रोक के, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको रिपीट करके देखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम तो ये ज़रूर करें, ताकि आपको नई वीडियो जो भी आएगी वो आपको मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, और जितने भी आपके क्लासमेट है 11th क्लास में जिसने मैथ ली है, ठीक है, तो प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, और आपको ये पूरा पोर्शन मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ करवाऊंगा। और वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या बोर्ड वर्क में कोई दिक्कत आ रही है, भी कहीं से कट रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये भी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ भी निम्नलिखित में से कौन से परिमित समुच्चय तथा कौन अपरिमित समुच्चय है, यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट आपको बताने हैं। नीचे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। ठीक है, तो ये फाइंड करने से पहले देखिए आपको पता होना चाहिए भी परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं भी, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। ठीक है ना, तो अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित हो तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है, और जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित या सीमित ना हो तो वह क्या कहलाता है, आपका अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो ये उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है भी परिमित कौन से हैं, परिमित समुच्चय कौन कौन से हैं और अपरिमित कौन से हैं। ठीक है, साथ में अपने रीजन भी बताएंगे भी परिमित क्यों है और अपरिमित क्यों है। तो अलग अलग करने हैं तो दोनों अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए परिमित, सबसे पहला एग्जाम्पल है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब एक साल के अंदर, वर्ष का बात करें, एक साल के अंदर महीने अपने को पता है कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 है वो निश्चित है या नहीं है, निश्चित है, 20 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, वो सारे के सारे निश्चित है। तो पहला जो उदाहरण है ये किसका है, ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जनवरी, फरवरी, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में क्या आएगा, दिसंबर। ठीक है, तो ये जो सेट है ये परिमित है, क्योंकि अवयवों की संख्या इसमें देखो फिक्स है, भी कितने अवयव है इसके अंदर, 12, यानी महीने कितने हो गए, टोटल 12 महीने हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे वाला 2 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, आगे डॉट लगा हुआ है। तो डॉट का मतलब ये है भी इसके अंदर आगे अब ये अवयव खत्म नहीं हो रहे, आगे ये चल रहे हैं, तो कहां तक है नहीं फाइंड। ठीक है, अपने को नहीं पता भी 1 2 3 के बाद में आगे ये कहां तक खत्म होगा। ठीक है, अवयवों की संख्या देखो निश्चित नहीं है। अब आपको ये नहीं देखना भी 3 ही अवयव है इसमें, 3 तो है ही,
लेकिन आगे इसके अंदर क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, तो डॉट का मतलब है भी आगे भी बहुत सारे अवयव है, तो वो कितने अवयव है अपने को नहीं पता। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है वो किसका है, अपरिमित समुच्चय का है। ठीक है, इधर मैं परिमित लिख रहा हूं, इधर अपरिमित, तो अपरिमित का उदाहरण है ये 2 नंबर, क्योंकि अवयव इसमें फिक्स नहीं है। फिर 3 नंबर में देखिए 1 2 3 के बाद में डॉट लगा हुआ है, बट लास्ट में देखो 100 पर ये सेट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसमें 1 से लेके कहां तक अवयव है, 100 अवयव है, क्योंकि बीच वाले सारे तो अवयव लिख नहीं सकते, तो पहले वाले लिख दिए और लास्ट वाले लिख दिए। तो लास्ट में यानी ये सेट कहां पर खत्म हो रहा है, 100 पर, यानी इसमें अवयवों की संख्या फिक्स है। अभी कितने अवयव है इसमें, 100 अवयव है। इसलिए ये जो थर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है परिमित समुच्चय का। कारण क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या फिक्स है, 100 है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 हो गया। 4 नंबर में देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक। अब 100 से बड़े, अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़ा क्या होता है, 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, 1000 भी है, लाख भी है, करोड़ भी है। ठीक है ना, तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े कहां तक, लास्ट पॉइंट अपने को नहीं बताया कहां तक, भी 1000 तक बताने हैं, 2000, 5000 तक, 10,000 तक, कहां तक बताने हैं। तो 100 से बड़े, तो 100 से बड़ा तो 1000 भी होता है, 2000 भी होता है, 5000 भी होता है, 10,000 भी होता है, लाख भी होता है। तो यानी वो सारे 100 से क्या है, बड़े हैं। लेकिन इसके अंदर अवयव अब कितने आएंगे वो अपने को नहीं पता। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो किसका है, वो अपरिमित समुच्चय का है। ठीक है, और अपरिमित होने का कारण क्योंकि इसके अंदर अवयव कितने हैं निश्चित नहीं है। क्लियर, तो ये अपरिमित हो गया। अब लास्ट देखिए 99 से बड़े, 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब अभाज्य कौन से होते हैं, जिसमें खुद का ही भाग जाता हो और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 99 से छोटे और अभाज्य पूर्णांक, अब 99 से छोटे है और अभाज्य पूर्णांक है, तो 99 से छोटे अपने बता सकते हैं भी कहां तक होंगे। ठीक है ना, तो जैसे 1 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, तो वो क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है ना, अभाज्य का मतलब जिसमें उसी का ही भाग जाता हो और किसी का भाग नहीं जाता हो। ठीक है, तो ये उदाहरण आपका 5 नंबर जो है वो किसका है, परिमित का है। क्लियर, तो ये परिमित का एग्जाम्पल है। तो इसलिए ये 3, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये तो परिमित है, और ये 2 क्या हो गए, अपरिमित। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल सी है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, ये सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम उदाहरण दिए मैं, इनमें से आपको वो देखने हैं भी परिमित कौन से हैं और अपरिमित कौन से हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए परिमित की, जिसमें संख्याएं निश्चित हो, परिमित जिसमें निश्चित नहीं हो वो अपरिमित। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के समांतर। अब आपको पता है भी ये 2 रेखाएं होती है, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई होती है। अब ये क्या कह रहा है भी एक्स अक्ष के समांतर। अब एक्स अक्ष के समांतर जो है वो रेखाएं कितनी हो सकती है। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है और ये आपकी एक्स होगी, ये वाई होगी। तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकता हूं मैं, ऐसे इधर भी खींच सकता हूं, इधर भी खींच सकता हूं। ये सारी की सारी रेखाएं एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इनकी संख्याएं कितनी होगी, तो ये कितनी खींचते जाओ आप। ठीक है ना, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब है भी इस सेट के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित। ठीक है, तो इधर अपने परिमित लिखेंगे, परिमित कौन कौन से है, और इधर अपने लिख देते हैं अपरिमित। ठीक है, रीजन साथ साथ में आपको बता ही रहा हूं भी परिमित होने के लिए क्या रीजन है इसका और अपरिमित होने के लिए क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं अपने। ठीक है, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए जो पहला एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, अपरिमित समुच्चय। तो यह दिया गया समुच्चय अपरिमित है। ठीक है,
दूसरा देखिए इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं ये तो सबको पता है, भी 26 है। तो उसमें अवयव निश्चित है या नहीं है? निश्चित है। तो इसलिए ये जो सेकंड एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है परिमित समुच्चय का। कारण क्योंकि इस सेट के अंदर अवयवों की संख्या निश्चित दी गई है, भी 26 अवयव है। ठीक है। फिर देखिए थर्ड के अंदर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, 5 के गुणज, जैसे 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डैश डैश, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है 5 के गुणज है, 5 का भागजार है सबके अंदर, ठीक है ना, टोटल के अंदर। तो ये 5 के गुणज है, तो ये 5 के गुणज कहाँ तक है? 105 ले लो, 225 ले लो, 625 ले लो, 5000 ले लो, 10,000 ले लो, उनमें सब में 5 का भागीदार है। तो ये सारी की सारी संख्याएं 5 का क्या है? गुणज है। लेकिन ये संख्याएं कितनी है, कहाँ तक है, लास्ट कहाँ तक खत्म होगी नहीं पता, खत्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी। जब खत्म नहीं होगी तो इसमें अवयव कितने हैं नहीं पता, अवयवों की संख्या जब निश्चित ही नहीं है, तो इसलिए यह सेट जो है वो कौन सा सेट कहलाएगा? नंबर 3 जो है वो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो थर्ड जो है वो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है। अब आगे देखिए फोर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी के ऊपर कितने जानवर रहते हैं? ठीक है। तो अब आपको इसका उदाहरण बताता हूं मैं भी। आपको पता है भी हर 10 साल बाद में पशु जनगणना होती है। ठीक है। तो उसके अंदर पहले गांव में, फिर स्टेट के अंदर कितने पशु हो गए, फिर सारे स्टेटों के, फिर देश के, यानी हर 10 साल बाद में जानवरों की, जैसे जनसंख्या की जनगणना होती है वैसे पशु जनगणना भी होती है। तो सेम टू सेम वही है भी, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या। तो पृथ्वी पर शेर कितने हैं, ठीक है ना, बिल्ली कितनी है, घोड़े कितने हैं, तो इनकी हर देश के अंदर क्या होती है? जनगणना होती है। तो ये काउंटिंग होती है भी हर देश में। अब आज अपने को पूछ ले भी हमारे देश के अंदर या हमारे मतलब राजस्थान के अंदर ऊंटों की संख्या कितनी है, तो वो निश्चित है, काउंट है, की गई है भी इतनी है। ठीक है ना। तो जानवरों की संख्या, तो जानवर में सारे जानवर आते हैं, तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर है तो इनकी संख्या जो है वो काउंटेबल है, निश्चित है भी इतनी है। ठीक है। तो इसलिए ये जो सेट आएगा 4 नंबर, ये किसके अंदर आएगा? ये परिमित समुच्चय के अंदर आएगा। ठीक है। ध्यान रखना, इसको कई बच्चे अपरिमित समझ लेते हैं, अपरिमित नहीं है। और कारण इसका मैंने बता दिया है, क्योंकि आपको पता है भी हर एक जानवर की जहां तक पॉसिबल हो उनकी क्या होती है? जनगणना होती है। ठीक है। फिर नंबर 5 है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या। जैसे आपने ये एक्स और वाई 2 अक्ष बना दी, ये मूल बिंदु है 0,0। अब मूल बिंदु से कितने वर्त जाते हैं, यानी मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। जैसे ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक ये ऐसे बना दिया, एक ये ऐसे बना दिया, एक ये ऐसे बना दिया, तो मूल बिंदु से गुजरने चाहिए। तो ऐसे कितने बिंदु गुजर सकते हैं? अनंत वर्त गुजर सकते हैं। ठीक है। यानी इन वर्तों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, कितने हैं, बहुत सारे गुजार सकते हो आप, कितने ही वर्त बना दो आप जो मूल बिंदु से जाते हैं। तो इन वर्तों की संख्या निश्चित नहीं है, कितने वर्त है। तो इसलिए ये जो सेट है नंबर 5, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय, ये जो है वो अपरिमित समुच्चय, क्योंकि कितने वर्त मूल बिंदु से गुजरेंगे अपने नहीं बता सकते। क्लियर। तो ये परिमित और अपरिमित बताने थे। सेम टू सेम सेकंड का ये आगे बढ़ा नेक्स्ट पार्ट था। और एक बात और बता देता हूँ आपको, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे अंदर मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डाली हुई है। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो वहाँ से आप ले सकते हो। 11वीं क्लास की डाली हुई है, 12वीं क्लास के जो 2 चैप्टर पहले मैंने करवा चुका हूँ उनकी भी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को ओपन करके वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है +2 के लिए, वो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, कौन सी वीडियो कब आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है। तो उसको भी बेटा आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित समुच्चयों में बताइए कि A बराबर B, यानी A और B बराबर है या नहीं, यानी कौन कौन से समान सेट है और कौन से समान सेट नहीं है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है भी कौन से बराबर है कौन से नहीं है।
तो पहला उदाहरण देखिए। तो ए और बी दे रखा है, देखो बराबर कब होते हैं, पहले ये बता देता हूँ, ए बी बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है। दो सेट जो है वो बराबर कब होंगे, नंबर एक तो इसमें अवयवों की संख्या और इसमें अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो इसमें अवयव 4 है, इसमें भी अवयव 4 है। दूसरी बात, इसके अंदर जो अवयव है वो सेम टू सेम डिट्टो अवयव इसमें होने चाहिए, ठीक है। जो भी अवयव इसमें दिए गए वो अवयव इसमें होने चाहिए। हाँ, उनका क्रम आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि समुच्चय के अंदर लिखे हुए अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं होता। क्रम का कोई महत्व नहीं। अभी इनको उल्टे सीधे कैसे लिख दो, तो ठीक है। तो जैसे देखिए पहला दे रखा है, ए सेट के अंदर है ए बी सी डी। अब बी के अंदर इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 है। अब इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी दिया हुआ है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें सी दिया हुआ है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं नंबर 1 जो है उसमें ए बराबर क्या है, बी। तो ए बराबर बी है 1 नंबर में। तो ये सेट और ये सेट दोनों बराबर है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर इसमें अवयव 4 है, इसमें भी अवयव 4 है। इसमें देखिए 4 दिया गया है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। इसके अंदर देखिए 12 है, लेकिन इसमें कहीं भी 12 नहीं है। तो ये अवयव देखो इसमें है, इसके अंदर नहीं है। तो अगर एक भी अवयव दोनों के अंदर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए अपने कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल बी, यानी दूसरे के अंदर ए और बी बराबर नहीं है। इसके अंदर ये दोनों बराबर नहीं है, आप नहीं कह सकते भी ए और बी बराबर, ठीक है। अब ये तीसरा है, ये सेट ऐसे लिखा हुआ है, ये सेट ऐसे लिखा हुआ है। समुच्चय को लिखने के 2 तरीके बताए थे आपको, एक रोस्टर रूप बताया था, एक समुच्चय निर्माण रूप है। तो वो दोनों रूप इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो थर्ड का देखिए आंसर क्या आएगा। इसके अंदर ये दिया हुआ है, अभी इसके अंदर 2 4 6 8 10 है। ए सेट के अंदर अवयव है क्या, 2 4 6 8 और 10। और बी सेट को अब इसमें लिखेंगे तो बी में देखो एक तो कहता है भी x जो है वो धन पूर्णांक है और x का मान है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो एक तो सम संख्या होनी चाहिए, एक धनात्मक होनी चाहिए, एक 10 के बराबर या 10 से छोटी। तो सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 10 होती है, ठीक है। इसने कहा है भी 10 से छोटी या 10 के बराबर और सम धनात्मक संख्याएं। तो अब इन दोनों को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये है भी a बराबर b, यानी a और b सेट दोनों क्या इसमें बराबर है। तो एक तो पहला है a और b, एक है तीसरा। अब चौथे की बात करते हैं, 4 नंबर। इसके अंदर देखिए a सेट जो है इसमें अवयव क्या होंगे, इसमें दिया हुआ है संख्या 10 का एक गुणज। x जो है वो संख्या 10 का एक गुणज, तो 10 के गुणज क्या है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। अब 10 के गुणज है, लेकिन कहाँ तक है इसने कुछ नहीं लिखा है, 10 के गुणज है, ये ए सेट में है। और बी सेट के अंदर अवयव दे रखे हैं, कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, डैश डैश चल रहे हैं। तो अब देखो इन दोनों के अंदर, इसमें 20 है, इसमें 20 है, 30 है, इसमें भी 30 है, लेकिन इसमें 15 है, इसमें नहीं है। तो दोनों के अवयव बिल्कुल मैच करने चाहिए, मैच नहीं करते, एक जैसे अवयव नहीं है दोनों के अंदर, तो आप कह सकते हो A इज नॉट इक्वल B, यानी इस सेट के अंदर जो अवयव लिखे हैं वो बराबर नहीं है, इसलिए समुच्चय A और B बराबर नहीं है। तो ये 2 तो आपके बराबर हैं और ये 2 बराबर नहीं है। तो ये 2 बराबर, पहला और तीसरा बराबर है, दूसरा और चौथा बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन दोनों में इसमें बताना है ए और बी बराबर है या नहीं है, और इसमें बताना है ए और बी बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले के अंदर चेक करते हैं। फर्स्ट में ए सेट के अंदर तो अवयव दे रखे हैं 2 और 3, लेकिन सेट जो बी है उसके अंदर एक समीकरण दे रखी है और इस समीकरण का जो हल है वो इसके अंदर लिखना है, ठीक है।
वो इस बी सेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो बी सेट के अंदर अवयव कौन से होंगे वो निकालने के लिए इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो समीकरण आपको क्या दे रखी है, समीकरण दी गई है भी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर में क्या दिया है, 0 दिया गया। ठीक है, तो इस समीकरण को आपको पता है भी हल कैसे किया जाता है, बीच वाली टर्म के टुकड़े यानी फैक्टर करने होते हैं भी, इसके टुकड़े ऐसे करोगे भी उन दोनों को जोड़ने पर तो ये आना चाहिए और उन दोनों का गुणा इनके गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आ रहा है और इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो इनका गुणा आ रहा है 6x स्क्वायर और इनका गुणा भी क्या आ रहा है 6x स्क्वायर, तो ये फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है ये संख्या और इधर इन दोनों में से संख्या कॉमन लेनी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच गया, प्लस में x बाहर आ गया तो 3 बच गया, प्लस में इन दोनों में कॉमन आ गया 2 तो यहाँ पर बच गया x प्लस में 6 में 2 का भाग दोगे 3 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया और यहाँ क्या बच गया x प्लस 2 बराबर 0। अब x के मान निकालेंगे, x के मान निकालेंगे तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर क्या करोगे 0, क्योंकि ये गुणनखंड भी 0 के बराबर होगा और इधर ये गुणनखंड भी 0 के बराबर, तो x प्लस 2 बराबर भी 0। तो यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 3 और यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 2। तो जो सेट B था इसके अंदर अवयव कौन से आ गए, ये 2 अवयव, क्योंकि B के अंदर इस समीकरण का जो हल आएगा वो अवयव लिखने हैं आपको। तो B के अंदर देखिए अवयव कौन से आ गए, B में अवयव आ गए, एक तो माइनस का 2 आ गया और एक माइनस का 3 आ गया। अब देखो A सेट तो ये है आपका, A के अंदर तो ये अवयव है और B के अंदर ये अवयव है। तो मैंने क्या कहा था भी 2 सेट बराबर कब होंगे, इसमें अवयवों की संख्या और इसमें अवयवों की संख्या बराबर, इसके अंदर जो अवयव है वो इसके अवयवों के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो प्लस का 2 है और इसमें माइनस का 2 है, बराबर नहीं है, इसमें प्लस का 3 है और इसमें माइनस का 3 है। तो इसलिए आप इसमें कह सकते हो सेट A इज नॉट इक्वल B, यानी दोनों समुच्चय बराबर नहीं है, न होने का कारण अवयव बराबर नहीं। ठीक है, ये तो था इसका फर्स्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर A सेट जो है इसके अंदर आपको एक वर्ड दिया है FOLLOW। ठीक है, तो इसको समुच्चय रोस्ट रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको स्मॉल f, ठीक है, उसके बाद में O फिर L, कोई भी संख्या आपको पता है रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आना चाहिए। तो F लिख दिया, O लिख दिया, 2 L है उसमें से एक L लिखोगे, O पहले आपने लिख दिया और फिर क्या आएगा W। ठीक है, ये तो आ गया A सेट। और B सेट के अंदर क्या आएगा, B में देखो ये लिखेंगे तो B के अंदर W आएगा, कोमा O आएगा, कोमा L आएगा, कोमा F आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आ रहा है तो ये लिख दिया इसके अंदर। अब देखिए A और B को, तो इसके अंदर F है, इसमें भी है, O है, इसमें L है, इसमें W है, यानी इसके अवयव और इसके अवयव क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं। क्रम का आपको बता दिया भी, ऐसे ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप इसको भी क्या कह सकते हो A बराबर B, यानी ये तो बराबर है दोनों बट ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये समान समुच्चय नहीं है और ये दोनों क्या है, समान युग्म है। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पार्ट था। तो ऐसे आपको दोनों करने हैं और इसमें ध्यान रखना एक अक्षर का मतलब आपको इसका एक अक्षर नहीं लेना है। कई बच्चे कहते हैं सर इसमें तो लिखा हुआ है ना एक अक्षर, तो एक अक्षर का मतलब है इसको इस रूप में लिखेंगे तो इनके बीच में कोमा लगाएंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, इस पूरे को लिखना है ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे लिखना है, बीच में कोमा लगाना है, स्मॉल लिखने। क्लियर, तो ये दोनों। इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। नीचे आपको देखो 7-8 सेट दे रखे हैं
और इन सेट का आपको बताना है भी, जैसे ये पहला सेट है तो ये इनमें से किसके बराबर है, दूसरा है तो किसके सी है, किसके डी, किसके ऐसे बताने हैं भी। इनमें से आपस में दो कौन से सेट जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो वही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए समान समुच्चय के लिए। जैसे ए सेट है, अब ए की बात करते हैं भी, ये इनमें से किसके बराबर है, तो ए के अंदर जो अवयव है देखो 4 अवयव है, तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इन तो चारों के बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 4 अवयव है और इनमें 2 अवयव है। अब इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है। अब इसमें देखिए 2 4 8 12, तो इसमें एक भी अवयव नहीं है, 2 है 4 है 8 इसमें नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसमें देखिए 2 4 8 है और 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसमें देखिए 2 है, उसमें भी 2 है, फिर इसमें 4 है, उसमें भी 4 है, अब इसमें 8 है और इसमें 8 नहीं है। तो ए जो सेट है वो इनमें से किसी के बराबर नहीं है, एक भी सेट के बराबर नहीं है, ठीक है। अब बी के अंदर देखिए अवयव है 1 2 3 4, अब ये किसी के बराबर नहीं है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है दोबारा। अब बी के अंदर है 1 2 3 4, अब देखिए इसमें 8 है तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसमें देखिए 1 है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है और इसमें 4 है। तो अपने क्या कह सकते हैं बी और डी जो है वो दोनों कौन से समुच्चय है, ये दोनों समान समुच्चय हैं, ठीक है। और समान समुच्चय होने का कारण क्योंकि जो सेट बी के अंदर अवयव है वो सेम टू सेम अवयव डी के अंदर है, इसलिए बी और डी दोनों क्या है, समान है। क्लियर, तो बी और डी समान हो गए और ये दोनों किसी के बराबर नहीं है। तो अब इनकी भी बात होगी, इनको छोड़िए। अब सी सेट के अंदर देखो इसमें 4 अवयव है, इनमें 3 है, तो मतलब ही नहीं बराबर होने का क्योंकि इसमें अवयव 4 है और इनमें 3 है, तो सी किसी भी सेट के बराबर नहीं है। अब देखो ये नीचे वाले 4 रहेगी, एफ है, एफ में अवयव है -1 और ए, इसमें देखो 0 है तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो आप क्या कह सकते हो भी ई बराबर किसके होगा, जी के। तो ये भी दोनों क्या है, समान समुच्चय, ठीक है। तो ये भी समान है और ये भी क्या है, समान समुच्चय, तो दोनों समान सेट है। उसके बाद में देखिए अब ये दोनों समान हो गए और किसी के बराबर नहीं है। अब ये दोनों, तो इसमें देखिए ए है और इसमें 1 है, तो ये बराबर नहीं। तो इनमें से आपको वो सेट उठाने थे जो आपस में बराबर है, तो 2 तो ये सेट बराबर है और 2 ये सेट बराबर है, ये समान समुच्चय। क्लियर, तो ये बेटा था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ भी आप 11th क्लास के बच्चे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बेटा मैंने पहले भी बता दिया है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसका प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 12th क्लास और 11th क्लास दोनों की वीडियो ऐसे चलती रहेगी और रेगुलर आप पढ़ते रहिए और कोऑपरेट करते रहिए। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें भी। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।